हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक प्यारी सी सीरीज में जो कि इस चैनल ने आज ही शुरू की है। बच्चों, आप लोग जानते हैं कि इस चैनल ने पहले शुरू की थी एक सीरीज जिसमें हमने पीवाईक्यू आपको कराए थे एग्जाम से एक महीने पहले, जिसमें हमने 100 पीवाईक्यू आपको दिए थे। उन 100 पीवाईक्यू में से हमारे 5 to 6 बिल्कुल एग्जैक्ट नीट 2023 के पेपर में आए थे। और आज हम आपको एक ऐसी सीरीज की शुरुआत कराने जा रहे हैं जिससे आपके 360 आउट ऑफ 360 बायोलॉजी के अंदर 101% सिक्योर हो जाएंगे। इस सीरीज के अंदर आपको आफ्टर द लेक्चर विद इन 30 मिनट्स आपको इस लेक्चर के पूरे नोट्स मिल जाएंगे। और जैसे चैप्टर या यूनिट खत्म होगी उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी इसमें पूरी तरीके से हमने व्यवस्था की है। आपको प्रॉपर लेक्चर्स देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, रिवीजन करते रहिए इन वीडियोस के थ्रू। और आप नोट्स को भी एक बार जरूर देखना। नोट्स पढ़ने के बाद, लेक्चर देखने के बाद आपके लिए एनसीईआरटी बना देंगे बिल्कुल बटर, बिल्कुल मक्खन। उसके बाद आपके इस लेक्चर के बाद आपका सिलेक्शन होगा आपकी मुट्ठी में। तो चलिए सिलेक्शन को मुट्ठी में करते हुए आज की सीरीज को चालू करते हैं। इस चैनल में, इस सीरीज में हम चालू करेंगे सबसे पहले ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो हम संकल्प लेते हैं 360 मार्क्स का आपके विश्वास के साथ। हम आपका विश्वास कभी टूटने नहीं देंगे। प्लीज आपसे एक और दोस्ती निभाने जैसे आपसे बात करूं, प्लीज इस चैनल को ग्रो कराने के लिए आप लोग अपने दोस्तों को भी इस चैनल को रिकमेंडेड कीजिए। आपके दोस्त के भी 360 आएंगे, आपके भी 360 आएंगे, सभी के 360 आएंगे। बस ब्लाइंडली चैनल को फॉलो करते रहिए, यही नीट का मंत्र होता है। चलिए शुरुआत करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन की। ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो कि क्लास 12 का टॉपिक है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जैसे हम चैप्टर का नाम सुने तो अपन को पता पड़ता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, चलिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। बच्चे इस चैप्टर को मजाक में ले जाते हैं, हंसी मजाक में ले जाते हैं, बट बच्चों नीट इसको मजाक में नहीं लेता है। नीट हर साल इससे क्वेश्चन पूछता है, जो कि भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। इस चैप्टर को हम बहुत ही डेप्थ में, बहुत ही अच्छे से एनसीईआरटी ओरिएंटेड पढ़ने वाले हैं, जिससे आपका नीट 2024 में आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। चलिए देखते हैं और समझते हैं इस चैप्टर की दास्तान को। इस चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अरे भैया, कौन नहीं जानता कि ह्यूमन रिप्रोड्यूस किस तरीके से करते हैं? हम सभी लोग जानते हैं कि ह्यूमन सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। बोलिए, बात समझ में आई कि हम लोग सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। बट आखिर क्वेश्चन अराइज हुआ क्या कि हम लोग सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? कौन कौन सी इवेंट्स होते हैं हमारी लाइफ में जिस तरीके से हम सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करके एक नया ऑफस्प्रिंग बना पा रहे हैं, उसी को इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और अपन इस चैप्टर में पूरी डिटेल में बात करेंगे जब तक पार्चुरेशन मतलब डिलीवरी ऑफ बेबी तक की अपन पूरी इसमें दास्तान पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आपको अगर इस पूरे लेक्चर को तरीके से फॉलो करते हैं, आपके इसमें एक भी नंबर नहीं कटेगा। चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की धमाकेदार। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ह्यूमन सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक, और मैं पहले आपको टॉपिक पूरा अरेंज करके बता देता हूँ कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जो कि बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत हेल्पफुल रहता है। चलिए देखते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पे इवेंट्स पढ़ेंगे इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। देन हम लोग मूव ऑन करेंगे गैमेटोजेनेसिस पर। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है भैया? गैमेट किस तरीके से बन रहे हैं? गैमेट क्या होता है? स्पर्म और ओवा, इसको बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। ओके, गैमेटोजेनेसिस के बाद यहाँ पे एक टॉपिक होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि बहुत ही मस्त टॉपिक। आपको ये दोनों टॉपिक आपको इतनी अच्छी तरीके से कराए जाएंगे ट्रिक्स के साथ कि ये टॉपिक ऐसे हैं जो कि बच्चों को समझ में नहीं आता। थोड़ा आप इस चैनल पे आ जाओ, आपको 1001% समझा के मानेंगे हम। और इसके बाद आएगा फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन और फर्टिलाइजेशन करने के बाद हम बात करेंगे पार्चुरेशन की। तो सबसे पहले चालू करता हूं मैं इस चैप्टर का पहला भाग, इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बोलिए आप लोग मेरे साथ स्टार्ट करने के लिए तैयार हो? कॉपी पेंसिल ले लेना। अगर नहीं भी लेना चाहो तो आपको इस चैप्टर के पूरे रिकॉर्डेड नोट्स आपको मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं, इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं। इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एनसीईआरटी का फर्स्ट पैराग्राफ क्या कहता है भैया इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में? वो बताता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते होते कौन कौन सी प्रक्रिया होती है, उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। वो सबसे पहले बताते हैं कि कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फॉर्म होने के लिए एक चीज की जो सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है, जहां से ये पूरी दास्तान चालू होती है, उसका नाम है गैमेटोजेनेसिस। मतलब गैमेट ही नहीं बनेंगे तो रिप्रोडक्शन कैसे होगा? इसलिए गैमेट फॉर्मेशन इज वन ऑफ द मेजर रोल प्ले इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए देखते हैं क्या है।
तो पहला तो हो गया इवेंट कौन सा, गैमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। यहाँ पे सबसे पहले गैमेट का फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है, तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो पाएगा। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, यहाँ पर हम किस गैमेट्स की बात कर रहे हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट्स की। और मेल एंड फीमेल गैमेट्स आप अच्छे से जानते हैं, मेल स्पर्म होता है गैमेट और फीमेल का होता है ओवम। ओके, सेकंड रिप्रोडक्टिव इवेंट के बारे में हम बात करें, सेकंड है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन क्या होता है, बहुत बार क्वेश्चन आता है इससे, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं। इंसेमिनेशन, मेल गैमेट तो बनाने जैसा, अब क्या मेल गैमेट को अपने अंदर रख के कुछ हो जाएगा क्या? इस मेल गैमेट को फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में पास करने की जो प्रक्रिया होती है उसी से बोला जाता है इंसेमिनेशन। तो यहां पे बोला जाएगा, हम तरीके से लिखते हैं यहां पे, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। तो यहाँ पे इस बोर्ड पे इस स्लाइड में हमने क्या क्या पढ़ा, दो चीजें पढ़ी, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट जिसको बोलते हैं अपन गैमेटोजेनेसिस, उसके बाद पढ़ा हमने इंसेमिनेशन मतलब ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। बोलिए ये बोर्ड क्लियर हुआ? अगर नहीं हुआ तो आप वीडियो को वापस देख लेना। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, इसमें क्या होता है, फ्यूजन of male and female gametes। देखिए हमने सबसे पहले गैमेट बनाए, मेल ने अपने पास अलग गैमेट बनाए, फीमेल ने अपने पास अलग गैमेट बनाए। उसके बाद उस प्रक्रिया को तो हमने बोला गैमेटोजेनेसिस। उसके बाद हमने इंसेमिनेशन किया, मतलब मेल का गैमेट एक मोटाइल स्ट्रक्चर है जिसको हम फीमेल तक ले गए, इसको बोल दिया इंसेमिनेशन। अब फीमेल तक ले गए तो क्या हुआ, उन दोनों का मिलाप हुआ, वो फ्यूज हुए, इसी प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। इस फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। अब दो चीज मिलेंगी तो कुछ ना कुछ नया बनेगा। जैसे कि रेत मिलता है और सीमेंट मिलती है तो कंक्रीट का एक मटेरियल बनता है, उसी तरीके से जब मेल और फीमेल गैमेट्स मिलते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट होगा बेटा, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट होगा। बोलिए बात समझ में आई? तो तीसरा इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन आपका क्लियर करा दिया मैंने। चलिए अब चौथे के ऊपर बात करते हैं। चौथा इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्प्लांटेशन। अभी इम्प्लांटेशन क्या होता है, अब देखिए अगर हमने इंसेमिनेट करा के मेल गैमेट को फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर पहुंचाया और वहां पे हमने जाइगोट का फॉर्मेशन कराया, तो क्या जाइगोट का फॉर्मेशन क्या हमने वैसे कराया? नहीं, इस जाइगोट से आगे बनेगा फीटस। अब ये कैसे बनेगा, तो ये जो जाइगोट, जैसे ये मान के चलिए जाइगोट बन गया, एंड रिजल्ट जाइगोट बन गया, तो ये क्या करेगा, यूट्रस से चिपक जाएगा, एक दीवार होगी पेट के अंदर उससे चिपक जाएगा। ये मान के चलिए आप, इस चिपकने की प्रक्रिया को, जाइगोट की शरीर से चिपकने की प्रक्रिया को ही हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। वो उसके अंदर इम्प्लांट हो गया। तो ये जो जाइगोट बना वो यहाँ पे किससे चिपका, यूट्रस की वॉल से चिपका। यूट्रस की कौन सी लेयर से, अगर आप बच्चे जानते हो तो अच्छा है, वरना ना जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आगे पढ़ेंगे। यूट्रस की वो एंडोमेट्रियम से जाकर चिपकता है। और जाइगोट किस फॉर्म में वो चिपकता है, तो जाइगोट उस वक्त ब्लास्टोसिस्ट में पहुंच जाता है। ये अगर आपको समझ में ना आया हो ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, एंडोमेट्रियम क्या होता है, जो कि हम आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ओके चलिए, इम्प्लांटेशन भी हो गया, अब इम्प्लांट भी हो गया। अब इम्प्लांट होने से क्या हो गया भैया, फीटस आ गया? नहीं, अब इसके अंदर इम्प्लांट होकर डेवलपमेंट होगा, एक नया बच्चा बनेगा यहाँ से। उसी पूरे टाइम को अपन बोलते हैं गेस्टेशन। क्या बोलते हैं बच्चा, गेस्टेशन बोलते हैं। गेस्टेशन क्या होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। क्या हो गया, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ फीटस। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, इसको और इंसेमिनेशन को आप हाईलाइट कर लेना अपनी एनसीईआरटी के अंदर, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। इम्प्लांटेशन आपको अच्छे से याद रहेगा, बट गेस्टेशन और इंसेमिनेशन बच्चों को दिक्कत करता है कि इम्प्लांटेशन मैंने आपको बताया अगले चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं, बट गेस्टेशन को अच्छे से याद कर लेना। गेस्टेशन क्या होगा, इम्प्लांटेशन हुई ब्लास्टोसिस्ट की, अब वो एक छोटा सा सेल ही तो है, अपनी बॉडी कितनी मल्टी सेलुलर है, उस एक सेल की फॉर्म से इतनी बड़ी ह्यूमन बॉडी बनने तक का सफर ही है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। किस तरीके से एक एम्ब्रियो से अपना पूरा शरीर बना, उसी को बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। तो इसी के साथ आप लोग एनसीईआरटी का फर्स्ट पैराग्राफ जो कि है उसको पढ़ सकते हैं, पूरा कंप्लीट है, एक भी लाइन छोड़ी नहीं गई है। एनसीईआरटी की सभी लाइंस का हमने यहाँ पर पोस्टमार्टम कर दिया है।
सेकंड पार्ट ऑफ चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हम सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बहुत डेप्थ में एनसीईआरटी की एक लाइन का पोस्टमार्टम करते हुए समझाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करी जाए तो यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये है प्रेजेंट इन पेल्विक रीजन। कहाँ प्रेजेंट का एक प्लस ये वाला साइन बनाता हूँ, प्रेजेंट का अब्सेंट का बनाता हूँ, ये याद रखना है इस चीज को, ठीक है। तो प्रेजेंट इन पेल्विक रीजन, पेल्विक रीजन तो आप लोग सब जानते ही होंगे, पेल्विक रीजन बताने की मैं आवश्यकता नहीं समझता हूँ। ओके, अब यहाँ पे इसके अंदर क्या क्या होता है, इट इंक्लूड्स व्हाट, इट इंक्लूड्स क्या है, इसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो कि एक पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना रहे हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर मिलके एक सिस्टम को फॉर्म कर रहे हैं, उन सभी के बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन से हैं। सबसे पहली बात तो पेयर ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस अभी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि टेस्टिस क्या है, लेक्चर में बढ़ते हैं आगे सभी के पॉइंट्स को आपको क्लियर कराएंगे। एक्सेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनेटेरिया, एक्सटर्नल जेनेटेरिया। बच्चों अगर आपको इन चारों टर्म्स जो मैं लिखी हैं उनमें कुछ समझ में आया तो कोई टेंशन मत लेना, पूरी चारों बहुत डेप्थ में डिस्कस होने वाली है लेक्चर में। तो यहाँ पे ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ये चार टर्म्स को ही हमको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अच्छे से डेप्थ में जानना है, और यहीं पे फिर उसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा फिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। चलिए शुरुआत करते हैं पेयर ऑफ टेस्टिस से। चलिए शुरुआत करते हैं बेहतरीन सी जोश में आ जाना। क्वेश्चन आता है इससे, कई बार पीवाईक्यू पूछा जा चुका है इस टॉपिक से, पेयर ऑफ टेस्टिस वाले से, सो प्लीज बी सिंसियर ड्यूरिंग दिस। पेयर ऑफ टेस्टिस, यहाँ पे जैसा कि इसके नाम से इनको पता पड़ता है, पेयर में ये कितने हैं, दो हैं, ये कितने हैं, दो हैं, एक का जोड़ा मतलब प्रेजेंट कितने हैं, दो। टेस्टिस कितने होते हैं अपने अंदर, दो टेस्टिस होते हैं। इनको हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी बोलते हैं, ये लाइन को इंपोर्टेंट मार्क कर लेना, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन आएगा नीट के अंदर मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, तो आपको आंसर टिक करके आना है टेस्टिस। उसके बाद यहाँ पे इसकी एक और विशेषता है, सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमेन कैविटी। इस चीज को भी आप लोगों को याद रखना है। ये नहीं है कि कहीं टेस्टिस अपने पेट के अंदर हैं या अपने लंग्स के अंदर हैं, ये बॉडी से बाहर हैं जो कि पेल्विक रीजन में हैं। अब ये ऐसे ही तो बाहर होंगे, ये एक बैग के अंदर बाहर हैं, जिस बैग का नाम होता है स्क्रोटम। अब आपके दिमाग में एक बात जागृत हुई कि आखिर हमने इन टेस्टिस को अपने पेट के अंदर ही क्यों नहीं रख लिया, हमने इनको बाहर ही क्यों रखा, आउटसाइड द बॉडी क्यों रखा हमने इनको। इसका कारण है बच्चा कि जो स्पर्म फॉर्मेशन हो रहा है, मेन टेस्टिस का वर्क होता है स्पर्म का फॉर्मेशन करना। अब स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए एक एब्सोल्यूट टेम्परेचर चाहिए जिस पर फॉर्मेशन होगा। अपनी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, बट जो स्पर्म फॉर्मेशन के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो 2-2.5 डिग्री उससे कम चाहिए, मतलब ठंडक चाहिए उससे। तो इसलिए यहाँ पे हमने उसको आउटसाइड द बॉडी किया, क्योंकि बॉडी के अंदर बहुत सारी हीट है, अगर हीट के अंदर टेस्टिस जाएंगे तो उसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस कभी नहीं हो सकती। स्पर्मेटोजेनेसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, इसलिए हमने इनको बाहर रखा एब्डोमेन कैविटी से। बाहर किस बैग के अंदर रखा, ऐसे तो खिलाना छोड़ देंगे, उनको रखा स्क्रोटम के अंदर। क्यों रखा स्क्रोटम के अंदर, ये करता है मेंटेन लोअर टेम्परेचर करता है। क्या करता है, मेंटेन, हाईयर टेम्परेचर मत कर देना, लोअर टेम्परेचर। कितना लोअर टेम्परेचर करता है, 2 से 2.5 डिग्री फ्रॉम बॉडी टेम्परेचर, फ्रॉम बॉडी टेम्परेचर। अगर बॉडी का, वैसे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री रहता है, तो उससे 35, 36 मतलब इस तरीके का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ये किया गया है, क्योंकि स्पर्म 37 पर नहीं बन सकते हैं, वो इससे कम टेम्परेचर पर, जैसे 35.5 इस टेम्परेचर पर बन सकते हैं, तो इसलिए स्क्रोटम में रखा गया। तो ये टेस्टिस के बारे में आपको समझ में आया, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ये दो होते हैं, ये आउटसाइड द एब्डोमेन सिचुएटेड है। स्क्रोटम में ये एक बैग, एक स्क्रोटम नाम का बैग है, उसके अंदर ये सिचुएटेड है। ये क्यों सिचुएटेड है, क्योंकि इनको टेम्परेचर चाहिए नॉर्मल बॉडी से 2 से 2.5 डिग्री कम।
ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसके बारे में और आगे कि क्या है, क्योंकि मैंने बताया था कि नीट वाला इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है। तो नीट वाला इतने में तो मानेगा नहीं, बहुत सारी बातें करना पड़ेगा आपको टेस्ट की, एक पेज पूरा बातें टेस्ट के बारे में। तो अभी हमने पेयर ऑफ टेस्टिस के बारे में कुछ बात की कि अपनी बॉडी से बाहर होते हैं, स्क्रोटम में होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनको कम टेम्परेचर चाहिए। पेयर होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। अब इनकी बात करिए इनके शेप की, तो इनका शेप होता है बच्चा ओवल शेप होता है, तो इस चीज को याद रखना। इनके साइज की बात की जाए तो इनकी पहले लेंथ और ब्रीथ दोनों में बात की जाएगी, लेंथ और विड्थ। लेंथ इनकी होती है, देखो विड्थ होती है इनकी 2 to 3 सेंटीमीटर, ये होती है इनकी 4 to 5 सेंटीमीटर। याद रखना इस तरीके से 2 3 4 5 2 3 4 5 इस तरीके से याद रखना, क्योंकि आप लोग जानती हो कि विड्थ थोड़ी कमी रहती है, मकानों की लेंथ ही ज्यादा होती है, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। तो ये क्लियर होने के बाद ये किससे कवर्ड रहते हैं? ये ऐसे नहीं है, स्क्रोटम में तो रखे हैं, बट स्क्रोटम के अंदर ये रखे हैं ना, ये इसके ऊपर भी एक कवरिंग होती है। तो कौन सी कवरिंग से ये ऊपर से कवर होते हैं? ये होते हैं टेस्टिस इज कवर्ड बाय, किससे कवर्ड हुए? कवर्ड बाय अ डेंस कवरिंग, कोई डेंस कवरिंग होती है। वैसे तो मैं आपको बता सकता हूँ कौन सी कवरिंग होती है, इसका नाम ही पता है मुझको, बट मैं आपको बताना नहीं चाहता क्योंकि आउट ऑफ एनसीईआरटी हमको आपको नहीं ले रहा। अब यहाँ पर टेस्टिस के बारे में हमने पूरी बात कर ली भैया। अब इस टेस्टिस के चलते हैं अंदर घूमने के अंदर, और फिर उसके बाद ये टेस्टिस खत्म हो जाएगा। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस के बारे में डिस्कस करते हैं अपन लोग। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस देखते हैं कि टेस्टिस के अंदर क्या है। टेस्टिस के अंदर ये मान के चलिए एक टेस्टिस एक तरीके की होटल है, उसके अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं, मतलब आपका हॉस्टल मान के चलिए टेस्टिस को, आपका कौन है? हॉस्टल है टेस्टिस, जिसके अंदर आप लोग डॉक्टर बन रहे हैं। उसी तरीके से टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स बन रहे हैं। आप उसके अंदर कहाँ पे बनते हो डॉक्टर? अपने रूम के अंदर पढ़ पढ़ के डॉक्टर बनते हो। तो ऐसे ही टेस्टिस के अंदर 250 कमरे हैं। क्या है? 250 कंपार्टमेंट हैं। तो टेस्टिस हैज 250 कंपार्टमेंट्स, या लोब्यूल्स बोलना सही होगा, लोब्यूल्स called testicular lobules, बोलो बात समझ में आई? कितने कमरे हैं इसके अंदर? 250 कमरे हैं। एक कमरे के, अब आपके रूम में ऐसा हो सकता है कि एक रूम में एक ही बच्चा हो, बट ये एक ऐसा हॉस्टल है टेस्टिस जिसमें एक कमरे में 2 से 3 बच्चे रहते हैं। कितने बच्चे रहते हैं? 2 से 3 बच्चे रहते हैं। एक ऐसा हॉस्टल है जहां पर हर कमरे में 2 से 3 बच्चे रहते हैं। तो हर एक लोब्यूल के अंदर 2 से 3, 2 to 3। अब बच्चों का नाम क्या है? यहाँ पे समाइनिफेरस ट्यूब्यूल है, तो 2 से 3 समाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स एक लोब्यूल में रहते हैं। समाइनिफेरस ट्यूब्यूल, देखिए एक बार आपको डायग्राम भी बना के दिखाता हूँ। ये टेस्टिस हो गया ओवल शेप का, यहाँ पे ये मान के चलिए 250 कंपार्टमेंट हैं, ऐसे 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 करके एक के अंदर 2 से 3, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 2, इस तरीके से प्रेजेंट हैं। इसका क्या काम है? अगर कोई कुछ बोले कि टेस्टिस के अंदर बोला जाए कि आखिरकार स्पर्म बनाने का काम कौन कर रहा है? स्पर्म बनाने का काम करते हैं ये सेमानिफेरस ट्यूब्यूल्स। आपके हॉस्टल जैसे आपके हॉस्टल में डॉक्टर बनने का काम कौन कर रहा है? आप ही तो कर रहे हो। तो सेमानिफेरस ट्यूब्यूल्स तो हो गए हॉस्टल में रहने वाले बच्चे, ट्यूब्यूल क्या हो तो, और लोब्यूल का हो गया एक हॉस्टल का कमरा। कितने कमरे हैं उस हॉस्टल में? 250 कमरे हैं उस हॉस्टल के अंदर। तो इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में मैंने जो जानकारी दी आप अच्छे से अपने दिमाग में सेट कर चुके होंगे, मुझे विश्वास है। अब बात करते हैं बच्चों के बारे में, यानी समाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में। समाइनिफेरस ट्यूब्यूल को हमें अच्छे से पढ़ना है, इसके बाद ये चैप्टर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा पेयर ऑफ टेस्टिस को। समाइनिफेरस ट्यूब्यूल, समाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सबसे पहली बात तो हमने जाना कि ये 2 से 3 प्रेजेंट होते हैं एक लोब्यूल के अंदर। लोब्यूल कितने होते हैं? 250 होते हैं एक टेस्टिस के अंदर। ईच टेस्टिस की बात की जा रही है। अगर दोनों में पूछा गया तो कितने हो जाएंगे? 500 लोब्यूल हो जाएंगे। अगर दोनों पेयर ऑफ, अगर क्वेश्चन आया हाउ मेनी लोब्यूल्स आर प्रेजेंट इन पेयर ऑफ टेस्टिस, तो 250 नहीं करके आना, उसमें 500 करके आना। ये ईच का डेटा है, ईच टेस्टिस में 250 होते हैं। तो समाइनिफेरस ट्यूब्यूल की बात की जाए तो यही है, क्या है? साइट ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन, साइट ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन। बोलिए इस बात से आप मेरे से एग्री करते हैं? चलिए ठीक है। उसके बाद समाइनिफेरस ट्यूब्यूल है, उसके अंदर की वॉल्स हैं वो 2 तरीके के सेल से लाइंड हैं। एक तरीके का सेल, एक 2 तरीके के सेल हैं, देख लीजिए कौन कौन से। एक सेल्स को तो बोला जाता है सार्टोली सेल्स,
सार्टोली सेल्स, या इनको एक और नाम से बोला जाता है नर्स सेल, नर्स सेल्स। एक होते हैं मेल जर्म सेल्स, मेल जर्म सेल्स, या फिर इनको बोला जाता है स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया बोला जाता है। इनके निक नेम भी याद रख लेना, इसका निक नेम एंसेट ने गिवन है, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अंदर की तरफ इससे लैंड है, किसकी तरफ? अंदर की तरफ। अब देखो मैंने आपको बताया कि समाइनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ही स्पर्म बनेगा। तो स्पर्म कैसे बनेगा? जैसे कि स्पर्म किस तरीके से बनेगा, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। जैसे कि स्पर्म को बनाने के लिए जो मिक्सचर, जो चीज की जरूरत पड़ती है, जैसे घर बनाने के लिए ईंट की जरूरत पड़ती है, उसी तरीके से जिस तरीके से एक कुम्हार को मटका बनाने के लिए मिट्टी की जरूरत पड़ती है। बहुत बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, आज तक किसी ने यूट्यूब पे नहीं दिया होगा। जैसे एक मटका बनाने के लिए, मिट्टी का मटका बनाने के लिए मिट्टी की जरूरत पड़ती है, जैसे ही उसी प्रकार से एक स्पर्म को बनाने के लिए मेल जर्म सेल की जरूरत पड़ती है। मेल जर्म सेल ही अपना टूट के बाद में स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। अब भैया मटका बनाने की विधि कैसे होती है? मिट्टी से मटका बनाया, क्या मिट्टी रखी हो मटका ऑटोमेटिक बन जाएगा? नहीं, उसको सहायता कौन करता है? जो मटका बनाने वाला कुम्हार है वो सहायता करता है उसको बनाने में। उसी तरीके से मेल जर्म सेल्स का तो काम है स्पर्म में कन्वर्ट हो जाना, बट उसको फैसिलिटेट, उसको खाना पीना और सब चीज कौन प्रोवाइड कराता है? सार्टोली सेल्स। तो आपको अच्छे समझ में आ गया भाई, ये अंदर से कवर करते हैं समाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स को। मेल जर्म सेल्स क्या करते हैं? स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं, और सार्टोली सेल्स क्या करते हैं? उनकी हेल्प करते हैं। बोलिए समाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ये बात क्लियर हुई? चलिए ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग ये मत सोचना कि पूरा टेस्टिस सिर्फ समाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स से ही भरा हुआ है। समाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स के आसपास कुछ खाली जगह भी पड़ी हुई है। ये मान के चलिए एक लोब्यूल है, एक ऐसे 250 एक टेस्ट में एक लोब्यूल है जिसमें 1 से 2 से 3 समाइनिफेरस ट्यूब्यूल, 2 मान ली हमने। तो इतना सारा एरिया इसमें अभी ब्लैंक बच गया। इस ब्लैंक एरिया में क्या है? इस ब्लैंक एरिया को सबसे पहले हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस के नाम से हम इस ब्लैंक एरिया को जानते हैं। अब इस इंटरस्टिशियल स्पेस में 2 तरीके के सेल्स पाए जाते हैं। एक सेल्स का नाम तो है इंटरस्टिशियल सेल्स ही, आईसी से लिख देता हूं इंटरस्टिशियल सेल्स, और एक का नाम है आपका बेटा लीडिंग सेल्स। ये लीडिंग सेल्स से क्वेश्चन आता है, ध्यान दे देना, इंपोर्टेंट। देखिए आप लोगों की जो टेस्टिस है सिर्फ स्पर्म फॉर्मेशन का ही काम नहीं करती है, आपकी बॉडी का एक इंपॉर्टेंट हार्मोन भी बनाती है जिसका नाम है एंड्रोजन। इसको टेस्टोस्टेरोन के नाम से ही बच्चे जानते हैं। तो एंड्रोजन कहाँ पे बनता है बॉडी में? टेस्टिस के अंदर बनता है। टेस्टिस में कौन बनाता है? लीडिंग सेल्स बनाते हैं। तो लीडिंग सेल्स का कितना अच्छा फंक्शन हो गया, वो क्या? लीडिंग सेल्स। तो लीडिंग सेल्स का हमने फंक्शन देखा कि ये क्या कर रहे हैं? एंड्रोजन को प्रोड्यूस कर रहे हैं। एंड्रोजन को हम टेस्टोस्टेरोन के नाम से भी जानते हैं। तो टेस्टिस के 2 फंक्शन हो गए। ये क्या कर रहे हैं? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को भी देख रहे हैं, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जैसे कि एंड्रोजन को भी सीक्रेट कर रहे हैं। एंड्रोजन को कौन सीक्रेट करता है टेस्टिस के अंदर? लीडिंग सेल्स सीक्रेट करते हैं। चलिए इसके अलावा भी वैसे तो 2 सेल्स ही प्रेजेंट होते हैं मेजरली इंटरस्टिशियल स्पेस में। कुछ और सेल्स के बारे में बताया एनसीईआरटी ने, सम इम्यूनोलॉजिकल सेल्स जिनका फंक्शन नहीं बताया, बस इम्यूनोलॉजिकल सेल्स बता दिया है कि कोई फॉरेन मटेरियल आगे इसमें उथल-पुथल ना कर दे, इसलिए इम्यूनोलॉजिकल सेल्स प्रेजेंट होंगे। चलिए इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस के साथ पूरा पेयर ऑफ टेस्टिस टॉपिक हमने कवर कर लिया है। इसके बाद जैसे कि हमने देखा था क्या क्या होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, हमने 4 चीजें देखी थी, पेयर ऑफ टेस्टिस, एक्सरी डक्ट, एक्सरी ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनिटलिया। तो सबसे बड़ा था पेयर ऑफ टेस्टिस जो हमने अच्छे से कवर कर लिया है। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सरी डक्ट्स के बारे में। चलिए शुरू करते हैं एक्सरी डक्ट्स। एक्सरी डक्ट्स इंपोर्टेंट है, पास में पूछ लेते हैं इससे, इसलिए याद रखना बहुत जरूरी है। एक्सरी डक्ट्स 4 डक्ट्स को मिलकर बनती है। कौन कौन सी 4 डक्ट्स होती हैं? सबसे पहली बात होती है रेटिटेस्टिस की, उसके बाद बात आती है वास एफरेंशिया की, देन एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस। यहाँ पे देखते हैं, एक डायग्राम बनाता हूँ बहुत अच्छा, जिससे आपको इसको कभी भी भूलने की संभावनाएं बिल्कुल नील हो जाएंगी। अगर आप फिर भी भूलते हैं तो वीडियो द्वारा देख लीजिएगा, आप नहीं भूलोगे गारंटेड। यहाँ पे हमने जैसे देखा था कि एक टेस्टिस में 250 लोब्यूल होते हैं, बना लिए लोब्यूल्स भैया। एक लोब्यूल में 2 से 3 समाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। देखिए ये समाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स बना लिए,
बोलिए बात यहाँ पे समझ में आई। अब इन समाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर मेल जर्म सेल्स थे जो कि स्पर्म बन रहे थे खुद। स्पर्म बनने के बाद वो बाहर कैसे निकलेगा, उसको ये ग्लैंड मतलब डक्ट क्या करती है, किसी चीज को बाहर ले जाने का रास्ता। यहाँ पर हमने स्पर्म तो बना लिया, अब स्पर्म को बाहर कैसे ले जाएंगे, उसके लिए एक जाल बिछा हुआ है डक्ट्स का, उसके थ्रू ले जाएंगे। तो यहाँ पे सभी समाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स से भैया कलेक्ट करेगा कि भैया ला तुम दे दो अपना स्पर्म, तुम जितना ना दे तुम दे दो। वो कौन सी है, रेटिटेस्टिस है, और ये कॉमन एक डक्ट में जाके मिल जाएगी जिसका नाम होगा वास इफरेंशिया। देखिए ये सब मिलके भैया इन्होंने कलेक्टर जैसे कोई कलेक्ट करता ना बस का कंडक्टर, सभी से किराया, उन्होंने सभी से किराया कलेक्ट किया और अपने बस मालिक को दे दिया। मतलब यहाँ पे किराया देने वाले कौन हुए, बेचारे पैसेंजर, उनसे कलेक्ट करने वाला कौन हुआ, कंडक्टर, और किसको दे दिया, मालिक को दे दिया। तो यहाँ पे समाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स स्पर्म लिया, रेटिटेस्टिस ने लिया, किसने लिया, रेटिटेस्टिस ने लिया, रेटिटेस्टिस ने उसको दे दिया वास इफरेंशिया के अंदर। अब ये वास इफरेंशिया ने क्या किया, एक और डक्ट एपिडिडाइमिस के अंदर दे दिया। एपिडिडाइमिस के लिए क्यों दिया, देखिए यहाँ पे अभी तो कच्चा माल बना हुआ, मटका भी बना हुआ है मिट्टी का, अब उसको पकाने के लिए भी तो देना होगा, पहले उसको आग में जलाया जाता है, पकता है, तब मटका में पानी भर सकते हैं अपन लोग, वरना पानी के कॉन्टेक्ट में मिट्टी वैसे पिघल जाएगी। इसलिए यहाँ पे एपिडिडाइमिस में मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म होता है, इसको मैच्योर किया जाता है, उसके अंदर एनर्जी दी जाती है। तो ये किसका फंक्शन हो गया, एपिडिडाइमिस का फंक्शन हो गया। ये किसमें दिया जाएगा, ये पूरा एपिडिडाइमिस में दे दिया जाएगा, वास इफरेंशिया ही, वास इफरेंशिया। अब ये एपिडिडाइमिस बोलेगा भैया मैंने तो कर दिया, तो करना था, अब इसको मैं क्या करूं, मैंने तो कर दिया इनको मैच्योर। तो ये वास ये एपिडिडाइमिस के बाद ये जाएंगे वास डिफरेंस के अंदर, किसके अंदर जाएंगे, वास डिफरेंस के अंदर जाएंगे, वास डिफरेंस के अंदर जाएंगे। तो यहाँ पे अभी ये जो था वास डिफरेंस के थ्रू स्क्रोटम से तो बाहर निकल गया, कि स्क्रोटम के अंदर जो बैग था उसके बाहर से तो स्पर्म निकल गया, उसके बाहर स्क्रोटम के बाद इसका क्या होगा, जो कि हम अगर पूरा जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा उसमें पूरा एक डेप्थ में इस चीज को करेंगे। तो यहाँ तक अभी मैंने आपको बताया कि रेटिटेस्टिस कलेक्ट करेगा समाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स स्पर्म को, स्पर्म उसके बाद जाएगा वास इफरेंशिया में, इफरेंशिया के बाद जाएगा एपिडिडाइमिस में, एपिडिडाइमिस के बाद वास डिफरेंस में। चलिए आगे देखते हैं। तो ये था भैया किसका, ये था एक्सरी डक्ट्स। इसका सीक्वेंस देखो मैंने सीक्वेंस में लिखा है, सबसे पहले जाएगा रेटिटेस्टिस, रेटिटेस्टिस के बाद वास इफरेंशिया, वास इफरेंशिया के बाद एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस के बाद वास डिफरेंस। बोलिए कवर हो गया। अब इसके बाद तीसरा जो कि है ग्लैंड्स वाला चक्कर, समझते हैं ग्लैंड्स क्या है। एक्सेसरी ग्लैंड, एक्सेसरी ग्लैंड्स देखते हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में। एक्सेसरी ग्लैंड्स तीन ग्लैंड्स मिलके एक ग्लैंडुलर सिस्टम बनाती हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए। तीन ग्लैंड्स के नाम देखते हैं, कौन कौन सी ग्लैंड्स अपने लिए काम कर रही हैं। सबसे पहले तो समाइनल वेसिकल्स, उसके बाद प्रोस्टेट, और उसके बाद बल्बो यूरेथ्रा। मजे की बात क्वेश्चन वाली, ये एक सिंगल प्रेजेंट है, ये दो हैं, ये भी दो हैं। तो सिंगल कौन सी है, प्रोस्टेट है, ये दोनों पेयर है। अब यहाँ पे ये ग्लैंड्स है, अब आपको बोलोगे ये कहाँ पे होती है, ये कहाँ पे होती है, ये कहाँ पे होती है, बड़ा दिमाग में ये कंफ्यूजन होता है। अब यार हमने देखा था कि स्क्रोटम से स्पर्म बाहर निकालने के काम किसने किया था, एंड में सबसे लास्ट में स्पर्म किसके पास था, वास डिफरेंस के पास था। समाइनल वेसिकल्स अपना सीक्रेट करेंगे, कुछ लोग भी वो सीक्रेट करते होंगे, वो उन्होंने एक फ्लूइड सीक्रेट किया और वास डिफरेंस उधर से लेके आ रहा है स्पर्म को। ये तो आ गया वास डिफरेंस और ये आ गया समाइनल वेसिकल्स। अब ये दोनों मिलके इधर से तो आ रहा है स्पर्म और इधर से उन्होंने कुछ अपना अलग फ्लूइड मिलाया है जो कि स्पर्म को हेल्पफुल करेगा हमें, ठीक है। तो ये दोनों मिलके मिल जाएंगे यहाँ पे, और ये स्पर्म और ये फ्लूइड आ रहा है मिलके ये बना देगा, स्पर्म नहीं निकलेगा आपको, अब ये निकलेगा सीमन बोलते हैं अपन इसको, समाइनल प्लाज्मा, ठीक है, ये निकलेगा। अब ये आ गया, अब ये जो बनाएगा ना इसको बोलते हैं कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट, कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट। अब ये बोलोगे कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट कैसे बनती है, वास डिफरेंस और समाइनल वेसिकल्स की डक्ट्स को मिला के जो डक्ट्स बनती है उसी को बोलते हैं कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है। कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट आगे बढ़ी आगे बढ़ी आगे बढ़ी, इसको रास्ते मिल गई प्रोस्टेट ग्लैंड, ये प्रोस्टेट ग्लैंड आ गई। प्रोस्टेट ग्लैंड ने बोला भैया कहाँ जा रहे हो, भैया उन्होंने बोला कि भैया हमने ऐसे ऐसे सीमन प्लाज्मा बनाया, तो अब बोलेगा यार तुमने मेरा कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं लिया, उन्होंने डाल दो अपना कंट्रीब्यूशन। तो प्रोस्टेट ग्लैंड ने अपना भी कंट्रीब्यूशन दे दिया। अब भैया प्रोस्टेट ग्लैंड ने अपना कंट्रीब्यूशन दे दिया।
आगे बैठे थे दो जोड़े बल्ब यूरेथ्रल के, यहाँ पे भैया यहाँ पे बैठे थे बल्ब यूरेथ्रल के जोड़े। बल्ब यूरेथ्रल के जोड़े बोले यार तुमने तो सभी ग्लैंड्स का काम करा लिया, मुझे तो आपने वैसे ही छोड़ दिया। उन्होंने बोला भैया ऐसी बात है तो आप भी कुछ काम कर दो। उन्होंने बोला क्या काम करोगे आप? उन्होंने बोला कि देखिए मेल के अंदर यूरिन और स्पर्म के निकलने का रास्ता एक ही है, तो ये तो बड़े, क्योंकि यूरिन की पीएच होती है एसिडिक और जो सीमन है इसकी पीएच होती है बेसिक, ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब उन्होंने बोला हाँ यार बात तो सही है, तो इसलिए उन्होंने क्या काम किया, पीएच को मेंटेन करने के लिए, पीएच का कोई असर ना पड़े इसलिए उसने पहले लुब्रिकेशन करा दी पेनिस के अंदर। लुब्रिकेशन का काम किसने किया? बाद में बल्ब यूरेथ्रल ने। कोई काम नहीं बच रहा था तो इन्होंने काम कर दिया लुब्रिकेशन का बल्ब यूरेथ्रल ने। बल्ब यूरेथ्रल कैसी ग्लैंड है? पेयर्ड ग्लैंड है, प्रोस्टेट सिंगल ग्लैंड है और सेमिनल वेसिकल्स एक पेयर्ड ग्लैंड है। तो ये तो था ग्लैंड्स का चक्कर। अभी ग्लैंड्स आखिर आपने सोचा होगा इन्होंने स्पर्म के साथ ऐसा क्या मिलाया जिससे सेमेन बन गया, जिससे सेमिनल प्लाज्मा बन गया, तो इनकी क्या क्या कंट्रीब्यूशन देते हो? सबसे पहला है, मैं आपको लिख देता हूँ, एक सेकंड मिटा के इसको मिटाता हूँ डायग्राम को। तो इन्होंने सबसे पहले फ्रक्टोज मिलाया स्पर्म के साथ, कैल्शियम मिलाया स्पर्म के साथ, और भी काफी सारे एंजाइम जो कि उनको जरूरत थे वो मिला दिए। और बाद में बल्बो यूरेथ्रल जो ग्लैंड थी उसने क्या किया? लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस किया, लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। ठीक है, इस बात को समझो। अब आपको एक बहुत बड़ा फैक्ट बताता हूँ, नीट के में आ सकता है, आउट ऑफ एनसीईआरटी बट आएगा। स्पर्म की मात्रा सिर्फ सेमिनल प्लाज्मा में 10% ही होती है, बाकी का 90% जो माल मसाला है वो ये तीनों ग्लैंड्स का ही है। इस चीज को याद रखना, भाई एनसीईआरटी में दिया पढ़े कभी भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया एक्सरी डक्ट्स, हमने पहले 4 डक्ट्स रेटिटेस्टिस, वास डिफरेंस या एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस हमने अच्छे से कंप्लीट कर ली। उसके बाद हमने एसआई ग्लैंड्स को अच्छे से समझ लिया, सेमिनल वेसिकल प्रोस्टेट और बल्ब यूरेथ्रल को। अब हम बात करेंगे मेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया की। चौथा टॉपिक मेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया। मेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया, मेल का एक्सटर्नल जेनेटेलिया मतलब ऐसे कौन से ऑर्गन्स हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो कि इंसेमिनेशन में हेल्प कर रहे हैं या फिर रिप्रोडक्टिव किसी इवेंट में हेल्प कर रहे हैं, जो कि हम आउटसाइड द बॉडी देख सकते हैं, ऐसे ऑर्गन को बुलाया जाता है एक्सटर्नल जेनेटेलिया, जो कि बाहर है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? सबसे तो यहाँ पे आएगा मेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया इज पेनिस। मेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया कौन है? पेनिस है, जो कि क्या करता है? फैसिलिटेट करता है इंसेमिनेशन। यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे हम, काफी अच्छा डायग्राम नहीं बन पाया, देखिए ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। तो इसके बारे में बात करेंगे। ये पॉइंट है इसको बोला जाता है यूरेथ्रल मीटस, यूरेथ्रल मीटस। तो ट्रायंगुलर आप देख रहे हो इसको बोलते हैं अपन ग्लैंस पेनिस, और इसके ऊपर एक लोज फोल्डेड स्किन होती है जिसको अपन बोलते हैं फोर स्किन। इसको अपन बोलते हैं फोर स्किन। और जो कि ये जो मेल पेनिस है वो एक ऐसे टिश्यू से बना है जो कि इरेक्शन का काम करता है। ये इसका मेन फंक्शन है। क्या मेन फंक्शन? इरेक्शन का काम करता है। एक ऐसे टिश्यू से बना है ये ग्लैंस पेनिस, फोर स्किन, यूरेथ्रल मीटस को समझ में आया। ये जो यूरेथ्रल मीटस है वो कैसे बना? एक डक्ट चली यूरिनरी ब्लैडर से, यूरिनरी ब्लैडर से चलते 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 यूरिन को लाते 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 यूरेथ्रल मीटस तक लाई, उसी को अपन बोलते हैं यूरेथ्रा। इस चीज को भी याद रखना। ठीक है, यूरेथ्रा ओरिजिनेट, ये यूरेथ्रा है, ये बीच में नस गई है। यूरेथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर, कॉमन पाथ। यूरिनरी जो यूरेथ्रा है मेल में वो क्या है? कॉमन पाथ है स्पर्म के लिए और यूरिन के लिए। इस चीज को आपको याद रखना है, और इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ये यूरेथ्रल मीटस बता दिए। जो स्पर्म एंड रिजल्ट कहाँ से निकलेगा? बाहर बॉडी से यूरेथ्रल मीटस के थ्रू निकलेगा। इसको पेनाइल मीटस भी बोलते हैं। ठीक है, ग्लैंस पेनिस होता है, एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है, उसके ऊपर क्लोज फोल्ड ऑफ स्किन होती है, उसको बोलते हैं अपन फोर स्किन। और ये सब मैंने समझा दिया। तो मेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया भी आपका हो गया कंप्लीट। मैंने बोला था सिर्फ पेयर ऑफ टेस्टिस ही थोड़ा बच्चों को लगता है, बाकी के तीनों चार तो बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे वैसे तो कंप्लीट हो गया, बट एक जगह से क्वेश्चन आता है उसको मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। पाथवे ऑफ स्पर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कंप्लीट करते हैं, क्योंकि ये पाथवे ऑफ स्पर्म दो चीजों को, ग्लैंड और डक्ट दोनों को मिला के बनता है, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ। पाथवे ऑफ
चलिए देखते हैं पाथवे ऑफ स्पर्म को समझते हैं। सबसे पहले समाइनिफेरस ट्यूब्यूल से आपका स्पर्म किसने कलेक्ट किया था? आप ही लोग मन में आंसर देना। रेटिटेस्टिस, तो बोलिए यहाँ पे रेटिटेस्टिस लिख दूं मैं, रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस ने किसको दिया? मन में आंसर देना। वास इफ्रेंशियन, वास इफ्रेंशिया के बाद वेरी गुड एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस के बाद वास डिफरेंस को दिया गया, और वास डिफरेंस ने अपना प्लस किया समाइनल वेसिकल्स के साथ, और इन्होंने बना दी एक कॉमन डक्ट, जिस डक्ट का नाम था कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट। क्या था ये? कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट। अब ये कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट जैसे आगे गई तो उसको मिली प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या मिली? प्रोस्टेट ग्लैंड मिली इसको, प्रोस्टेट ग्लैंड मिल गई भैया। प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रेशन आया, तो उसके बाद मिली इसको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। फिर उसके बाद लास्ट में ये कहां से निकला? यूरेथ्रल मीटर्स या बोलो पेनाइल मीटर्स। ये था स्पर्म का पाथवे, एक सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल से निकलकर उसका यूरेथ्रल मीटर्स तक का सफर। ये है कहां जाता है? वो रेटिटेस्टिस में, रेटिटेस्टिस से वास डिफरेंशिया, इसका एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस और समाइनल वेसिकल मिलके एक कॉमन डक्ट बनाते हैं जिसको बोला जाता है कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट। उसका प्रोस्टेट ग्लैंड उसमें सीक्रेट करते हैं बल्बो यूरेथ्रल, देन पेनाइल मीटर्स। तो ये था आज का पूरा लेक्चर, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने इसमें अच्छे से कवर किया। विद इन 30 मिनट्स आपको पूरे इस लेक्चर के नोट्स जो कि मैंने खुद से बनाए अपने हैंडमेड नोट्स आपको मिल जाएंगे। प्लीज़ उसके लिए टेंशन मत लेना, चैनल पर मिल जाएंगे आपको। और ये लेक्चर था, फर्स्ट लेक्चर था वुमेन रिप्रोडक्शन का, जिसमें हमने डिटेल्ड बात की। बेटा आपके पास एक साल में बहुत अच्छा टाइम है, आराम से डिटेल पढ़ सकते हो। बायो को डिटेल नहीं पढ़ोगे तो याद नहीं रहेगी। आप वन शॉट कर लो कोई मतलब नहीं, याद नहीं रहती है। कई सारे बच्चों के साथ हुआ है ये, वन शॉट देखते हैं याद नहीं रहती है। डिटेल्ड में देखो, अच्छे से देखो, और इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे बहुत जल्दी। आपकी वीडियो बहुत लॉन्ग हो गई है, बट आगे से हम इस वीडियो को शॉर्ट और इफेक्टिव और बनाएंगे। बच्चों अगर आपको आज कुछ कैमरा क्वालिटी और ऐसे कुछ इश्यूज आए हो तो प्लीज हमें माफ करना। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर था, तो प्लीज मिलते हैं आगे और बेहतरीन सी सीरीज बनाते हैं। गुड लक।